Hello everybody. Today we are going to start with part 7 of our chapter India's external relations, or you can say India's foreign policy. So in this part, that is in part 7, we are going to do India's nuclear policy. So till now, till part 6 we have done basic features of India's foreign policy. Then we did India's relations with China, Russia, USA and Israel. So this is the last part of our chapter, that is nuclear policy of India. So let us begin it quickly. Now, starting from India's nuclear policy, we'll start from after the independence period. What was there in India regarding nuclear policy? You know, after independence, our first prime minister was Pandit Nehru, and he was a foreign minister. He himself was a foreign minister of the country. So Pandit Nehru, he was not much in favor of nuclear weapons and all. Reason being, this Second World War, it ended in 1945 with a bad note by throwing off atom bombs by USA on Hiroshima and Nagasaki. So many people died there. Today also the people of those two states, they are suffering one or other ailments due to those atom bombs which were dropped on them so many years back. Fine. So Pandit Nehru, he was basically not in favor of this nuclear weapons, and also this nuclear technology, it was not given much importance in our foreign policy. So, means Pandit Nehru was not in favor of that. But Dr. Homi J. Bhabha, he is the person behind India's nuclear policy. He convinced the Prime Minister in such a way that we can use the nuclear energy for peaceful purposes also. Why we need to use it only for war and all such things. And moreover, India always had this thing in their mind that no first war. हम पहले हम लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, ठीक है. तो होमी जे भाभा ने काफ़ी पीसफुल उसके एडवांटेजेस बताए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के. फाइनली जिसके बाद होमी भाभा रिसर्च स्टेशन वाज आल्सो सेटअप, ठीक है. तो एटॉमिक रिसर्च स्टेशन, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च स्टेशन ट्रॉम्बे में है. इट इज़ इन दिस मुंबई एरिया, ट्रॉम्बे. वहाँ पे इनका रिसर्च स्टेशन सेटअप है, और उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके वहाँ पे रिसर्च होने लगी और काम होने लगा. बट पंडित नेहरू वॉज नॉट इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. फाइन. Then when Communist China conducted nuclear test in October 1964, उसके बाद हमारी 1962 में चाइना के साथ वॉर होगी, जो हमने इंडो चाइना रिलेशंस में की है. 1965 में भी हमारी वॉर हुई पाकिस्तान के साथ. तो उससे पहले, पाकिस्तान वॉर से पहले और चाइना वॉर के बाद 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया अपना, ठीक है, 1964 में. और जो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स थी वर्ल्ड की, USA, UK, USSR, फ्रांस एंड चाइना, जिनको हम परमानेंट मेंबर्स भी बोलते हैं यूनाइटेड काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन्होंने 1968 में NPT पॉलिसी निकाली. अब ये NPT पॉलिसी क्या है? दैट इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी. अब ये 1965 का पीरियड ऐसा था जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है. तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ये NPT निकाली गई इन 5 पावर्स ने, जिनको हम सिक्योरिटी काउंसिल भी मानते हैं, परमानेंट मेंबर्स है ये. और ये ही 5 कंट्रीज़ थी जो न्यूक्लियर वेपन्स की पावर थी वर्ल्ड में उस वक्त. तो 1968 में जो NPT निकाली गई, इसको नॉर्मली हम NPT बोलते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी. और जब भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स या न्यूक्लियर के बारे में बात होती है ना, तो दिस ट्रिटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिटी, इसका मेंशन होता ही होता है. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि ये बेसिकली NPT है. कि ऑल्दो आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग दिस इन माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो, जो पहले मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं, बट अभी मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ इसका. NPT था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी. प्रोलिफरेशन क्या होता है? एकदम से किसी चीज़ का अमाउंट बढ़ना, ठीक है. तो नॉन प्रोलिफरेशन अमाउंट ना बढ़े. ट्रिटी किसका? न्यूक्लियर का. तो ये जो 5 कंट्रीज़ है जहाँ वेयर आई एम मूविंग द कर्सर, USA, UK, USSR, फ्रांस एंड चाइना, इन्होंने NPT बनाई 1968 में, जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि
1968 से पहले जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे कि ये 5 कंट्रीज़, सिर्फ ये ही न्यूक्लियर वेपन्स आगे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बाकी की कोई भी कंट्री वर्ल्ड की न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर सारी कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चर करने लग गई तो हमारे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही इतने ज़्यादा वेपन्स हो जाएंगे। तो इन्होंने ये एक रोक लगा दी थी बाकी देशों के ऊपर कि वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। दैट वाज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। बट और बाकी कंट्रीज़ को बोला वो साइन करने के लिए कि वो कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ के पास हैं और ये ही बनाएंगे। तो इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया ने क्लियरली बोला था दिस ट्रीटी इज़ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी, क्योंकि उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मिसेस इंदिरा गांधी, एंड शी वाज इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। वो क्यों फेवर में थी? क्योंकि उस वक्त हमने 1962 का वॉर देख लिया था, हमने पाकिस्तान के साथ 1965 का वॉर देख लिया था। तो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए शी अंडरस्टूड कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स होना कितना ज़रूरी है कंट्री की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। ओके, तो इसीलिए उन्होंने एनपीटी पे साइन करने से मना कर दिया कि हम लोग साइन नहीं करेंगे, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, ये तो जिनके पास हैं उनको और पावर दी जा रही है, वो और डोमिनेट करेंगे वर्ल्ड को, वो और पावरफुल हो जाएंगे, और जिनके पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स उनको मना कर रही है कि तुम लोग मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते। यहाँ तो ये होता ना कि एनपीटी में कि हाँ जिनके पास है वो भी सारे अपने वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दो, और फिर तब हम एनपीटी साइन करने को तैयार हैं कि हमने इस वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पीसफुल वर्ल्ड बनाना है। तो तब तो सारे एनपीटी को साइन भी करें, बट जिनके पास हैं ऑलरेडी वो उनके पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है और वो और मैन्युफैक्चर भी करेंगे। तो ये तो एक यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ होगी कि न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स हैव नॉट्स। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, एनपीटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ होती कि सभी एनपीटी साइन करो और ये जो 5 कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैं, ये भी इनके पास भी जितना स्टॉक पड़ा हुआ है ये भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, देन हैप्पीली इंडिया वुड हैव साइंड इट। बट ऐसा कुछ नहीं था। एनपीटी के अकॉर्डिंग तो ये था कि जिनके पास नहीं है वो साइन करो कि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, उनके लिए बैन है। और ये जो 5 कंट्रीज़ है दे कैन होल्ड द न्यूक्लियर वेपन्स। सो इंडिया रिजेक्टेड इट। फाइन। अब इंडिया ने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया था वो किया था 1974 में पोखरा राजस्थान में। ठीक है, तो अब 1974 पोखरा राजस्थान में हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ। ये पार्शियली सक्सेसफुल था, पार्शियली अनसक्सेसफुल था। वी कैन नॉट से कि ये पूरी तरह से सक्सेस हुआ, ये पूरी तरह से फेल हुआ, ऐसा नहीं है। कुछ हमें इसमें कामयाबी भी मिली, कुछ हमें इसमें वी वर फेलियर ऑल्सो इन दिस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट माना जाता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का 1974, जो पोखरा राजस्थान में एक खाली सी जगह पे पीसफुल एरिया में किया गया, जिससे आसपास की जगह को, वेजिटेशन को, यहाँ आसपास के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था, जिसको क्रिटिसाइज़ भी किया था वर्ल्ड में। यूएस और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसएसआर, सब ने क्रिटिसाइज़ भी किया था ये कह के कि मतलब दे आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स। बट हमने किस लिए किया? बिकॉज हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपने पीसफुल वे, इसके पीसफुल तरीक़ों के लिए यूज़ करना चाह रहे थे। सो दैट वाज टेस्टेड इन पोखरा राजस्थान। इसको हमारा फर्स्ट टेस्ट बोला जाता है। और ये जो मिशन है इसका नेम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। अब रीज़न है इसके पीछे स्माइलिंग बुद्धा नेम क्यों रखा। स्माइलिंग बुद्धा नेम इसलिए रखा क्योंकि ये जो टेस्ट हुआ था ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हुआ था।
ठीक है। तो वहाँ से बुद्धा नेम आया। और स्माइलिंग बुद्धा का लॉजिक ये है कि जब ये टेस्ट हो गया था उसके बाद जो टेस्ट के इंचार्ज थे, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को फ़ोन किया, प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया कि बुद्धा हैज़ फाइनली स्माइल्ड, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, बुद्धा हैज़ फाइनली स्माइल्ड, कि हमारा टेस्ट हो गया है और वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी है, ठीक है। तो डेट इज़ वाई द नेम वॉज गिवन स्माइलिंग बुद्धा टू दिस फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडिया इन 1964 में एट पोखरा राजस्थान, विच वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द सुपर पावर्स, बिकॉज वो तो चाहते ही नहीं थे ना कि वर्ल्ड में कोई और भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। सो दिस वॉज द रीज़न, वो चाह रहे थे कि सारे के सारे एनपीटी को साइन कर दें। देन नेक्स्ट वन, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। अब आई टोल्ड यू कि इंडिया ने अपोज किया एनपीटी को। अब 1995 में भी इंडिया ने अपोज किया, क्योंकि तब भी बोला गया कि एनपीटी साइन कर दे इंडिया, बट इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है और हम लोग इसको साइन नहीं करेंगे। अब एक और ट्रीटी बनी थी, ठीक है, दैट वाज नोन एज सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये भी यू कैन से उन 5 पावरफुल कंट्रीज़ ने ही बनाई थी। और सीटीबीटी में भी ये बोला गया था कि सारी कंट्रीज़ को ये साइन कर देनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग इस ट्रीटी का क्या मीनिंग था कि नो कंट्री कैन कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकती। सो इस ट्रीटी का ये मीनिंग था। तो इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया, इंडिया ने इसको साइन करने से भी मना कर दिया। रीज़न क्या रहा अब इसके पीछे, इसको क्यों नहीं साइन किया? इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इस ट्रीटी की ये थी कि इट वॉज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं थी। ये बोला था कि सारी कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ है, वो 5 कंट्रीज़ मिला के, जो पावरफुल कंट्रीज़ जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी हैं, उनको मिला के कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करेगी। तो ये तो एक अच्छी चीज़ थी जो इंडिया को भी अच्छी लगी, क्योंकि एनपीटी तो डिस्क्रिमिनेटरी थी ना, कि वो लोग रख सकते हैं बाकी रख नहीं सकते, ठीक है। बट इसमें कहा था कि सारा पूरे का पूरा वर्ल्ड, nobody will test the nuclear weapons। तो इसलिए ये था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन। बैन क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर रोक लगाना, टेस्ट बैन ट्रीटी। बट इस ट्रीटी की जो दूसरी कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी कि जो कंट्रीज़ हैं, हम अपने वर्ल्ड को पीसफुल बनाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना चाहते हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करेगा वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। बट इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन करने से अब मना क्यों किया? क्योंकि देखने में तो ये ट्रीटी बहुत अच्छी लग रही है, कोई टेस्ट नहीं होंगे, कोई न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, तो फिर भी इंडिया ने मना कर दिया। इसका रीज़न ये रहा कि इंडिया ने ये बोला कि हाँ, आगे तो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया ने बोला ठीक है, इट इज़ गुड कि दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, ये सारी कंट्रीज़ को एक इक्वल लेवल पे रख रही हैं, ये नहीं कि कोई स्पेशल है कोई नहीं है। बट यहाँ पे इंडिया ने मना इस चीज़ के लिए किया क्योंकि इंडिया ने बोला कि माना फ्यूचर में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बट व्हाट अबाउट those countries who are already having such a big stock of weapons already in their country। वो 5 कंट्रीज़ या और भी उनकी जैसी पावरफुल कंट्रीज़ जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बट वो लोग उस स्टॉक को तो यूज़ कर ही सकते हैं ना, तो फिर वर्ल्ड कैसे पीसफुल होगा? फाइन। तो इस रीज़न से मना किया। इंडिया का कहना था कि सीटीबीटी तो हम बहुत अच्छे से साइन कर दें, एनपीटी भी साइन कर दें, बट जो कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, पहले वो उस स्टॉक को डिस्ट्रॉय करे पूरी तरह से, तब जाके सीटीबीटी हम लोग साइन करेंगे। सो इंडिया ने नहीं साइन किया। और आपको पता है पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में इंडिया को फॉलो करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी मना कर दिया कि हम भी ये फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे कई कंट्रीज़ ने जब मना कर दिया, तो ये सीटीबीटी की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो अच्छे से हो ही नहीं पाई। ओके, देन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये बोर्ड एग्ज़ाम में एनपीटी, सीटीबीटी, इनके जो फुल फॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा आती हैं, और आप लोग कर भी चुके हो ये इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक, तो ये बहुत अच्छे से बेटे लर्न कर लेना। द नेक्स्ट वन, इंडिया कंडक्टेड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन May 1998
demonstrating its capability to use nuclear power for military purposes. Pakistan followed and tensions increased. अब आगे क्या हुआ, इंडिया ने फिर 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, तो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट वी हैड इन इंडिया। 1947 से लेके अब तक अटल बिहारी वाजपेयी को फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप के अंडर पोखरा में, जिसको पोखरा 2 ही बोला जाता है इस टेस्ट को, और इसका मिशन, उसका तो स्माइलिंग बुद्धा नेम रखा गया था, इसका मिशन रखा गया था मिशन शक्ति। तो देवर सीरीज क्यों बोला गया, क्योंकि देर वॉज नॉट वन टेस्ट, 5 टेस्ट हुए थे इन द पीरियड ऑफ 2 days। मई में 2 days चूज़ किए गए थे और दोनों दिन के बीच में 5 टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, इसलिए बोला है सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। पोखरा 2 भी बोला जाता है इसको, और इस मिशन का नेम था मिशन शक्ति। और जब ये दीज वर वेरी सक्सेसफुल, आपने इसके ऊपर मूवी भी देखी होगी, पोखरा मूवी बनी हुई है, जॉन अब्राहम इज़ लीडिंग इन दैट मूवी। तो बहुत अच्छे से उस मूवी में दिखाया है कि कैसे एक कंट्री के ऊपर कितना इंटरनेशनल प्रेशर होता है बाकी कंट्रीज़ का। उस मूवी में क्लियरली दिखाया है कैसे यूएसए का इतना प्रेशर, यूएसए की इतनी निगरानी की ये लोग टेस्ट ना कर ले, और कैसे इंडिया ने चोरी छुपे कैसे टेस्ट किया और उसमें सक्सेसफुल हुए। तो ये जो हमारा सेकंड टेस्ट हुआ था ना, पोखरा 2 या मिशन शक्ति, इट वाज हाईली सक्सेसफुल, और इस टेस्ट ने दिखा दिया था कि इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर बन चुका है, जो पीस के लिए तो न्यूक्लियर यूज़ करेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी करेगा। ओके, और सेम केस मैंने आपको बताया, पाकिस्तान हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, हमारा बहुत अच्छा सा दुश्मन है। जो पाकिस्तान ने भी थोड़े दिन बाद अपनी कंट्री में न्यूक्लियर टेस्ट किए, और जिसकी वजह से वर्ल्ड में टेंशन्स इंक्रीज़ हो गई। रीज़न ये रहा कि यूएसए ने पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए कि इन कंट्रीज़ के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा एज अ पनिशमेंट, ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, इनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। बट ऑल्दो थोड़े टाइम बाद चीज़ें थोड़ी ठीक हो गई और न्यूक्लियर सैंक्शंस जो लगाए गए थे वो हटा दिए गए थे। फाइन, देन आफ्टर दैट इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोफेस no first use and retaliates India's commitment to global, verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament leading to nuclear weapon free world। अब ये जो थर्ड बिटे पैराग्राफ दिया हुआ है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स थोड़े से मुश्किल है बट यू नीड टू लर्न, रट्टे मारने पड़ेंगे आपको इस चीज़ के, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ गिवन इन आवर न्यूक्लियर पॉलिसी, जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में चीज़ दी हुई है। अब क्या है ये, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस पोजेस। अब डेटरेंस क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी किया है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करती है डर के मारे। क्या डर कि हम अटैक करेंगे तो उनके पास भी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इंडिया ने भी वो डेटरेंस पोजीशन हासिल कर ली थी, क्योंकि हम लोग भी न्यूक्लियर पॉलिसी वाली कंट्री बन चुके थे। हमारा नो फर्स्ट यूज़ है, ठीक है। हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी में ये पहले तो मतलब सोच में ही होता था ना कि नो फर्स्ट यूज़ ऑफ वेपन, कि इंडिया सबसे पहले वेपन्स नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसको जो पॉलिटिकल गवर्नमेंटल टर्म्स है ना, इसको NFU भी बोला जाता है। तो जहाँ पे आपको NFU दिखे दैट मीन्स नो फर्स्ट यूज़। तो नो फर्स्ट यूज़ हमारी जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में है उसमें सबसे आगे दिया हुआ है कि नो फर्स्ट यूज़। ऑल्दो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बट वो हमारे पीसफुल पर्पसेस के लिए हैं। हम लोग किसी कंट्री के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे जब तक वो कंट्री हमारे ऊपर अटैक या हमारे ऊपर कुछ नहीं करती, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ तक जब अटल बिहारी जी थे, यहाँ तक ये चीज़ थी कि नो फर्स्ट यूज़, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। एंड रिटेलिएट्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, वेरीफाइएबल जो सारी कंट्रीज़ वेरीफाई करें, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या मतलब था कि ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर पूरे का पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर फ्री बनना चाहता है, न्यूक्लियर वेपन फ्री बनना चाहता है, तो इंडिया भी उसका हिस्सा बनना चाहेगा। बट
शर्तें उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जैसे एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी था, सीटीबीटी डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं था, बट जिनके पास ऑलरेडी वेपन्स थे पहले वो डिस्ट्रॉय करने को तैयार नहीं थे, तो वो भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया। तो ये सारी की सारा स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, विच इज़ गिवन इन आर इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे और इंडिया कमिट करेगा ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मीन्स कोई भी वेपन्स ना रखने के लिए, बट वो पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए टू मेक दिस वर्ल्ड अ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। सो यू नीड टू लर्न दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट। नाउ कमिंग टू दिस पिक्चर, जस्ट सी दिस पिक्चर। ये जो पोखरा 2 मिशन शक्ति हुआ था उसकी सक्सेस के बाद की पिक्चर है। सी ऑल ऑफ यू नो हिम, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द वेरी फेमस साइंटिस्ट। यू पीपल विल बी टेलिंग मी हु इज़ ही, बेसिकली कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, फाइन। एंड ओके, लेट मी टेल यू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ही इज़ स्टैंडिंग हेयर एंड ही इज़ आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड रेस्ट अदर टीम मेंबर्स जो पोखरा 2 मिशन में उनके साथ थे, तो दे आर ऑल दोज मेंबर्स। आफ्टर द सक्सेस ऑफ पोखरा 2 दे क्लिक द पिक्चर एंड दिस इज डिपिक्टिंग दैट हैप्पीनेस। ओके, देन नेक्स्ट वन, जहाँ तक आपने किया वो तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना। नेक्स्ट अपडेट्स क्या हैं अब तक के, ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम अपडेट्स। नाउ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी इट हैज़ ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, दिस आई हैव टोल्ड यू। हमारी पॉलिसी में कहीं भी हमने वॉर वर्ड नहीं यूज़ किया। नो फर्स्ट वॉर, ज़रूर वहाँ पे वॉर वर्ड आया है कि उसमें भी हमने यही बोला कि हम हमेशा पीस में बिलीव करते हैं, हम पहले कभी किसी को अटैक नहीं करेंगे जब तक कोई हमारे साथ पंगा ना ले, ठीक है। तो हमारी जो पॉलिसी है वो पीस ओरिएंटेड है, जिसका क्लियर इम्प्रेशन क्या है, नो फर्स्ट यूज़, दैट इज़ NFU, फाइन। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर प्रीवियस होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ये होम मिनिस्टर थे। तो ये पिक्चर कहाँ की ली हुई है, ये पिक्चर है पोखरा की, पोखरा जहाँ पे मिशन शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा का टेस्ट किया गया था, ये वहाँ की पिक्चर है। राजनाथ सिंह यहाँ पे आए हैं ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट बेसिकली क्या था, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला है, बट इन द व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न रीजनल सिक्योरिटी, हमारे एरिया में हमारी जो कंट्री की सिक्योरिटी है, प्रेजेंट गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी has made it clear that the policy of no first use can be reviewed and changed in consonance with India's regional and national security। अब राजनाथ सिंह ने भी ये चीज़ बोली और ये चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने भी बोली कि हम लोग अपनी जो नो फर्स्ट यूज़, माना हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी दी हुई है कि हम लोग पहले वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर थ्रेट्स आते रहेंगे तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे कि बड़ा अटैक हो तभी हमने जवाब देना है। इसका मतलब ये है, यू नो, लास्ट ईयर कितने सारे चेंजेस आए हमारे इंडिया में। बेसिकली आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया, और आपको पता है कि स्टेट्स में चेंज आया है इंडिया में। टेररिस्ट अटैक कितने सारे हुए, उरी वाला आपको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, और देन आफ्टर दैट पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की इंडिया की जो पीस है उसको भंग करने की, ख़राब करने की, आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद। तो ये सारे जब चैलेंजेस आए हमारे आगे, तब ये स्टेटमेंट दिया था कि हमने नो फर्स्ट यूज़ बोला है, पर ये नहीं कि हम वो पत्थर की लकीर हो गई, हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। हम अगर हमें लगेगा हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को ख़तरा है तो हम लोग फर्स्ट यूज़ भी करेंगे वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि हम अटैक की वेट ही करेंगे, जहाँ हमें हमारी सिक्योरिटी में ख़तरा लगेगा वहाँ इंडिया नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी हमने बनाई हुई है हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक हम लोग नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कर रहे थे, अभी भी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। ही इज़ सेइंग वी कैन रिव्यू, हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर हमें हमारी
चेंजिंग कंडीशंस और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर खतरा दिखा दो। फाइन। देन लास्ट वन, इन एडिशन इंडिया इज़ कमिटेड टू एश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन NSG। अब NSG के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। NSG क्या है? दैट इज़ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए। अब ये वो कंट्रीज़ हैं, वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को कमर्शियलाइज कर सकते हैं, मीन्स बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन चुका है, तो इंडिया भी NSG का हिस्सा बनना चाहता है, इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन्स में ट्रेड करना चाहता है। फाइन। सो इंडिया वांट टू बी द पार्ट ऑफ NSG, बट इंडिया हिस्सा नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इंडिया को हिस्सा बनने नहीं दिया जा रहा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबसे बड़ा अपोज कौन कर रहा है? चाइना। चाइना ये कह रहा है, क्योंकि ये NSG का एक स्टेटमेंट है, एक क्लॉज ये है कि वही कंट्री NSG का पार्ट बन सकती हैं, वही कंट्री NSG में कमर्शियलाइज कर सकती है जिन्होंने NPT साइन किया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की थी। और आपको पता है इंडिया ने ना तो NPT साइन किया ना CTBT साइन किया, ये कह के कि ये तो अनजस्ट है, ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और है भी वो। ठीक है, तो इसलिए इंडिया ने ये साइन नहीं की। अभी भी इंडिया कहता है हम वो साइन नहीं करेंगे, पर हम NSG का हिस्सा ज़रूर बनना चाहते हैं, बट NSG के लिए चाइना नहीं मान रहा। चाइना कह रहा है NPT साइन करेगा तो इंडिया इसमें आएगा, बट US ने इसके लिए इंडिया को बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया है। US इस चीज़ के लिए मान गया कि इंडिया शुड बिकम द पार्ट ऑफ NSG, क्योंकि NSG ग्रुप के बाहर जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं ना NSG की, इसके बाहर सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है और जो कमर्शियलाइज कर रही है, बेच भी सकती है, मतलब इतना है, और ख़रीद भी रही है। तो इसलिए US ने बोला कि इंडिया शुड बिकम द पार्ट ऑफ NSG बिकॉज दे आर ऑलरेडी कमर्शियलाइजिंग इन न्यूक्लियर वेपन्स, बट चाइना डजेंट एग्री टू इट, और ये एक इंडिया का एम है टू बी द पार्ट ऑफ NSG एंड इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर हम लोग NSG का हिस्सा बनेंगे। ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। यहाँ तक अपडेट्स आपकी बुक में नहीं है, दिस यू कैन डू फ्रॉम हेयर, एंड विद दिस इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी आई फिनिश अप with this topic and this chapter also. This was the last topic of your chapter, and whatever notes have been given regarding this chapter you can do it. 6 marks का question definitely आएगा इस chapter में से, definitely, तो just do these notes and you will be able to excel regarding this chapter. Thank you so much.